is thrown straight upward at a speed of 11 meter per second from balcony 4 meter above the ground. How much time would it to take strike the ground at the base of balcony? देखो तुमको केवल इतना करना है, टोटल टाइम निकालने का मतलब टाइम ऑफ एसेंट होता है प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। जैसे किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे ना, तो ऊपर जाने में जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, और नीचे आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो जो वर्टिकल मोशन होता है ना, तो इस हाइट से इसको फेंका है, यह हाइट है, तो यह एच हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो ऊपर जाने का इनिशियल वेलोसिटी यू दिया होगा, 11 दिया है ना, 4 मीटर, बस इतने की जरूरत है। ये 11 मीटर पर सेकंड दिया है, अरे बात नहीं करो, और एच का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर। तो देखो तुमको करना क्या है, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u/g, समझ गए, प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम का नीचे आने का √2 इंटू h/g, ठीक है। तो h अभी कैसे हुआ ये हमको पता है, जब तुमको पढ़ाएंगे तब आएगा। है पढ़ने आया कि तू नाटक करने आया, घर भेज देंगे तुमको। गजब, ये क्या बाहर का पार्टी चल रहा है? गजब, बवाल, कंटाप, ये सब हम जानते हैं, हम नहीं बोलो। देखो बच्चे, तुमको डायरेक्ट हम बतला रहे हैं आंसर कैसे आएगा, ठीक है। इसमें नया कुछ नहीं, v = u + gt फार्मूला उसके लिए, u - gt, नीचे वाले के लिए h = ut + ½ gt इसका फार्मूला लगाएं। तो अब u/g है, तो u का वैल्यू तुमको गिवन है, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा इस सब के चक्कर में। आओ इस चेयर पे बैठो। ये समझ गया जी, ये फार्मूला को तुमको अगर यहाँ तक पहुँचे होगे तो तुमको मालूम होगा कि फार्मूला कैसे आया है, नहीं मालूम, तो फिर यहाँ तक तुम पहुँच कैसे गए? न्यूमेरिकल बना रहे थे ऐसे ही, अरे टॉपिक नहीं पढ़े, न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ये क्या बात है? तो फिर ये फार्मूला नहीं मालूम तुमको? v = u + at फार्मूला होता है, यहाँ a के लिए g लिखेंगे, और वर्टिकल अपवर्ड मोशन है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से u का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर u का वैल्यू नहीं 0 होगा, v का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। v का वैल्यू 0 हो गया, तो u = gt हो गया, तो t = u/g नहीं हो गया, कोई दिक्कत? तो ऊपर जाने वाला में u/g नहीं लिखे हैं, अच्छा वो भी बतला देते हैं। h नीचे आने के लिए h = ut + ½ gt² होगा कि नहीं? तो ये u इस बार 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से t का फॉर्मूला निकालोगे तो √2h/g नहीं होगा। क्या दिक्कत है तुमको? हम डायरेक्ट बता दूंगा, नहीं समझ में आ रहा था, ये कोई नया बात थोड़ी बता दी है। अब एक लाइन में और समझ लो तुम, ये हाइट 4 मीटर हमको दिया हुआ है, ये वाला हाइट अगर हमको पता हो जाए तो पूरा ये वाला h पता हो जाएगा, इसको कैपिटल H मान लो तुम, तो हमको पूरा h पता भी तो करना है, तब ना ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला हाइट पता करना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, u²/2g होता है। आपको कैसे पूछो कैसे आया, तो v² = u² + 2gh, फिर v² 0 हो जाएगा, तो वहाँ से तुम h निकाल, u²/2g हो जाएगा। तो u² करके ये 11 × 11/2 × 9.8 करके ये h निकाल लोगे, तो ये वाला में तो u/g कर लोगे, इस वाला में 2h/g करना है, तो ये हाइट है प्लस ये जो निकालोगे, दोनों हाइट जोड़ करके इस फॉर्मूला पुट कर देना है, केवल h और u तो पुट करना है, आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन की बात नहीं, हम कर देते हैं। u का वैल्यू कितना है यहाँ 11/g का वैल्यू 9. पर तुम के लिए सॉल्व कर लेना, √2 इंटू ये h निकालना पड़ेगा, तो h = u²/2g हो जाएगा, तो 11 × 11/9.8, g का 9.8 10 लेना है। क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो 9.8 ना 10 लेकर बनाया है। एक आलू 10 लेना हो गया, तो आसान हो गया, 11/10, और ये h निकालोगे तो /10 मतलब कितना हो जाएगा 121, 12.1, तो ये हो जाएगा ना 2 × 12.1/2h/g, फिर 10, तो पॉइंट हटाओ तो 0 आ गया, और 121 का ये ट्वाइस करो कितना हो जाएगा, अच्छा 121 किसी का होता है √11 का होता है ना, तो हो गया 11/10 आ जाएगा। तो अच्छा देखो 11/10, यहाँ भी 11/10 आ गया,
11/10 प्लस इसका भी रूट 11/10 अंडर रूट 2। अब 11/10 कॉमन ले लो तो अब सॉल्व कर लोगे ना। 11/10 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया यहाँ, और रूट 2 का 1.4 हो गया ना, तो 2.4। अब सॉल्व इसी का आंसर आ जाएगा, समझ गया, यही सॉल्यूशन है। अभी यहाँ तक आने के लिए हमको 2 क्लास लगेगा, इसलिए कि ये वर्टिकल मोशन है। हम लोग को पहले पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद फ्री फॉल, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, ऊपर से सीधे नीचे गिर रहा है ना, वो फ्री फॉल का क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ना है, इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, केपलर्स लॉ पढ़ना है, फिर फ्री फॉल है, फ्री फॉल में वर्टिकल मोशन है। हाँ एनसीईआरटी में सिर्फ दिया होगा, इसमें नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो नहीं दिया, पूरा चेक कर लिए? हाँ पढ़ लिया, कौन सा बुक है? सीजन तो सीजन को हम लोग को थोड़ी फॉलो करना है, लेकिन होना चाहिए। वो सीजन है, एनसीईआरटी है वो सीजन। ये रहा केपलर्स लॉ, तो डब्बा में नॉलेज डेस्क में दिया है ना, केपलर्स लॉ। अलग से नॉलेज है। केपलर डिराइव्ड 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऑल एरिया बहुत अच्छा से स्टेटमेंट लिखा हुआ है। चलिए ऐसा कीजिए, आप लोग कॉपी खोलिए और हेडिंग लिखिए ग्रेविटेशन। With a force, known as gravitational force. ठीक है, अब हेडिंग डालिए, मतलब समझ गए। एवरी ऑब्जेक्ट, पूरे इंटायर यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, और सब के सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग डालिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चीज तो समझ गया कि इन दिस यूनिवर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटेशन में कुछ लॉज हैं, और ये यूनिवर्सल लॉ क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्स के इंटायर ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, ये कहीं भी इसका वैलेंस नहीं होता है। तो इसे कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट m2, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है, ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, force is directly proportional to the product of mass of two objects and inversely proportional to the distance square of inversely proportional to the distance between them। ठीक है, तो आपका हेडिंग है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एरो दीजिए और उसमें लिखिए सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन किसका? सर का तो सर वाला ही है, आइजैक ISSAC, न्यूटन ISSAC
Newton gave two laws and these laws is valid at each and every point in this entire universe. That's why it is called यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो समझ गया कि सर आइजैक न्यूटन क्या है, एक लॉ दिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन गेव अ लॉ between two objects that is known as universal law of gravitation। तो अब उसमें according to him, पैरा चेंज करके, the force of gravitation between two objects, the force of gravitation between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। Proportional to square of distance between them। Square of distance between them लिख लिए, square of distance between them according to Newton। अब यहाँ देखो, तो आप लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them। Distance between them is also called separation of two objects of mass m1 and m2। Here consider that there are two masses m1 and m2 separated at a distance of r and a force of attraction known as gravitational force acting between these two objects। Okay, according to Newton F directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square। This is considered equation first and this one is second। Now combining equation first and second, we get F directly proportional to m1 into m2 by r square। क्लियर? तो अब आप पहले से जानते हैं कि जगह प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो ये प्रोपोर्शनलिटी आता है तो F इक्वल टू यह कांस्टेंट टर्म G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर? हेयर कैपिटल G, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसका अपना आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो ये यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? उसकी जरूरत नहीं है, वो हम कट कर लेते हैं। क्यों रोहित? लेकिन रोहित का आवाज छोड़ देते हैं। अरे ठीक है भाई, उसको ही सब मत समझाओ, वो ऑलरेडी टेक्निकल वर्ड जानते हैं, हाईटेक वर्ड जानता है वो। आपको कुछ कहना है ना? फिर ठीक है, मुझे लगा सिलसिला बरकरार रहेगी। गलत बात, आदमी अपने पर आया तो कुछ भी बोले। स्कूल कब खुल रहा है? कल खुला हुआ था, कब से कब चल रहा है? लंबी छुट्टी। हेलो सर, तो हम निकलते हैं। ठीक है सर, हेलो कर लीजिए। देखिए कैपिटल जी का वैल्यू कैसे फाइंड किया गया। तो कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला ये इस्तेमाल किया, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 kg के ऑब्जेक्ट को रखा गया अर्थ के सरफेस पर, अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है, ठीक है, और इस तरह से उसका फार्मूला लगा के कैपिटल जी का, हाँ हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस क्यों लेते हैं? और प्रैक्टिकली ये फार्मूला निकाला गया है। ये देखा गया कि फोर्स मास के अनुसार जिस तरह से मास इंक्रीज कर रहा है, फोर्स उस तरह से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेडियस के साथ केस उल्टा है। रेडियस को ट्वाइस करते हैं तो फोर्स 1/4 कम हो जा रहा है।